मनुष्य में पोषण। मनुष्य एक जटिल जीव है जिसके पास एक जटिल पाचन तंत्र है। ठीक। भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को पचाना तथा अपच भोजन को बाहर त्यागना आदि प्रक्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। यानी इसका अर्थ है बच्चों कि जैसे आपने भोजन को चबाया दांतों के द्वारा, उसके बाद चबाए हुए भोजन को आपने क्या किया, गले के द्वारा निगल लिया। ठीक। फिर जब आपने गले के द्वारा निगल लिया, ये भोजन कहाँ जाएगा, मतलब पेट में जाएगा। ठीक। अब पेट में जाने के बाद वो आंतों में जाएगा, आंतों में उसका पाचन होगा, मतलब पाचन तो शुरू से ही हो रहा है। ठीक है। आंतों में इसका पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। उसके बाद अपच भोजन जो है बाहर निकल जाता है शरीर के। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों, ये क्या कहलाती, पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक। पाचन। अब पाचन की परिभाषा देख लेते हैं। तो पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। यही क्या कहलाती है, पाचन क्रिया कहलाती है। ठीक। इसका अर्थ है बच्चों कि पाचन का अर्थ होता है कि जल में जो घुलनशील भोज्य पदार्थ हैं उनको क्या करें, जो जल में अघुलनशील जो भोज्य पदार्थ हैं जो जल में नहीं घुल सकते हैं, उनको घुलनशील अवस्था में बदलना है। ठीक। उसके बाद जो घुलनशील अवस्था में बदलने के बाद वही जो पदार्थ है जो घुलनशील हो चुका है उसको शरीर में अवशोषण के योग्य बनाना, यानी कि उनका शरीर के द्वारा अवशोषित होना। फिर उसके बाद क्या होना है कि वो जो पदार्थ मतलब अवशोषण हो चुका है वो फिर रुधिर के द्वारा, यानी कि आपके ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचेगा। तो विभिन्न भागों में कैसे पहुंचेगा, ऊतकों के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा पहुंचेगा। ठीक। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों क्या कहला रही, पाचन कहला रही है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप मनुष्य का पोषण पढ़ेंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि दंत विन्यास। अब ये दंत विन्यास क्या है, इसका मतलब ये जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले आप दांतों से काटते हैं। तो दांतों के अगर दांत नहीं होंगे तो काटेंगे नहीं आप, और काट नहीं पाएंगे तो चबाएंगे कैसे। ठीक। तो जब भोजन चबाया ही नहीं जाएगा तो वो कैसे मतलब कि अंदर निगल लिया जाएगा, खड़ी खड़ी रोटी तो आप निगल नहीं लोगे, है ना। इसीलिए मनुष्य में या अन्य जीवों में दंत विन्यास का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों दंत विन्यास क्या है। तो भोजन को काटने तथा चबाने के लिए मनुष्य के दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, आपको पता ही है। अतः इसे द्विबार दंती कहते हैं। यानी कि एक तो दूध के दांत होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब उसके दांत निकलते हैं, तथा उसके बाद वो दांत टूट जाते हैं, फिर उसके बाद उसके परमानेंट दांत निकलते हैं जो कि मृत्यु तक रहते हैं वो। ठीक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं। मनुष्य के दोनों जबड़ों में स्थायी दांत निम्न 4 प्रकार के होते हैं। दोनों जबड़ों में दांत होते हैं, ये आपको पता है। और जो दोनों जबड़ों में दांत होते हैं, कुल मिलाकर के जो वयस्क जो मनुष्य होता है उसमें पूरे पूरे 32 दांत होते हैं। ठीक। जो दोनों जबड़ों में दांत होंगे कैसे होंगे, स्थायी दांत होंगे, यानी कि वो टूटेंगे नहीं और ये अंत तक रहते हैं। बीच बीच में किसी कारणवश वो निकालने पड़ते हैं या टूट जाते हैं, वो अलग केस है। ठीक। अब देखते हैं बच्चों, जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में वो हैं, पहला है कृंतक। इसको बच्चों इंग्लिश में इंसीजर भी कहते हैं। ये संख्या में कुल 8 होते हैं। इनके किनारे तेज धार वाले होते हैं जो भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं। जैसे आपके पहले दांत है ना, पहले जो 2 दांत दिख रहे हैं ये इंसीजर कहलाते हैं। ठीक। उसके बाद पहले है ना, उसके बाद क्या हो गया, इसका कार्य क्या है कि ये जो है भोजन को कुतरते हैं और काटते हैं। दूसरा है बच्चों रदनक। रदनक मतलब कैनाइन। इनकी संख्या 4 होती है। कुछ लंबे
बच्चों ये कुछ लंबे और नुकीले होने के कारण ये भोजन को चीरने फाड़ने के कार्य करते हैं। ये बच्चों जो कैनाइन होते हैं, ये जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, चीता है, या डॉग है, यानी कुत्ता है या बिल्ली है, इनके अंदर जो कैनाइन होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत और पैने होते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं और ये चीरने फाड़ने के काम आता है। दूसरा है बच्चों अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक क्या है? अग्रचवर्णक को इंग्लिश में प्रीमोलर कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में दो जोड़ी होते हैं। इनके सिरे पर दो शिखर होते हैं, ठीक है, जो चपटे एवं चौकोर होते हैं। ये भोजन को कुचलने तथा चबाने का कार्य करते हैं। अब कैनाइन के पीछे की ओर चलेंगे तो आपको अग्रचवर्णक मिलेगा। ये चार होते हैं, यानी दो जोड़ी होंगे, और ये चपटे होंगे ताकि ये कुचलने का काम कर सके भोजन को। नेक्स्ट होता है बच्चों चवर्णक। तो चवर्णक क्या है? इसको मोलर कहते हैं। प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी अर्थात कुल 12 होते हैं। इनके सिरे चौरस तेज धार वाले होते हैं। ये भोजन को पीसते हैं, जैसे चक्की पीसती है ना आटे गेहूं को, उसी तरीके से जो मोलर होते हैं ये खाने को चक्की की तरह पीस करके एकदम महीन बना देते हैं, ठीक। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। तो दंत सूत्र देखते हैं तो आई माने इंसीजर, ठीक है, आई माने इंसीजर, सी माने कैनाइन, पीएम माने प्रीमोलर और एम माने मोलर। तो ये जो बच्चों ऊपर नीचे दे रखे हैं ये ऊपर के जबड़े का है, जो 2/2 लिखा हुआ, ये दो जो है ऊपर वो है ऊपर के जबड़ों का, नीचे है नीचे के जबड़ों का। उसी तरीके से सभी में आप चलेंगे तो कुल मिला लीजिए आप, ठीक है, यानी सॉरी ऊपर ये गलत हो गया। जो इंसीजर है बच्चों ये 2 होंगे, यानी कि एक साइड के 2 और नीचे के 2, ठीक। उसी तरीके ये आधे आप जबड़े का आप देख रहे हैं, ठीक है, आधे जबड़े में ऊपर 2 नीचे 2, आधे जबड़े में ऊपर कैनाइन 1 है नीचे कैनाइन 1 है, आधे जबड़े में प्री मोलर ऊपर 2 है नीचे 2 है, मोलर आधे जबड़े में 3 है और नीचे जबड़े में भी 3 है, ठीक है। लेकिन इसको गुणा करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? टोटल हमारे पास आ जाएगा 32, यानी जो टोटल मनुष्य के जो दांत वयस्क मनुष्य है उसके जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है, ठीक। अब देखेंगे बच्चों मनुष्य की आहार नाल पाचन तंत्र से संबंधित पाचक ग्रंथियां होती हैं। अगर पाचक ग्रंथियां नहीं होंगी तो खाने का पाचन नहीं होगा, यानी भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होगा। जब पाचन नहीं होगा तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों बहुत सारी ग्रंथियां आपके शरीर में होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लार ग्रंथियां होती हैं, फिर जठर ग्रंथियां होती हैं, यकृत होते हैं, अग्न्याशय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। क्या देखेंगे? लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों को बच्चों अंग्रेजी में सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये मुख गुहा में जीभ के दोनों ओर 3-3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। लार में अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। ये जो बच्चों ग्रंथियां हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ये मुख गुहा यानी जब आप जीभ उठाओगे तो नीचे की ओर देखना 3 ग्रंथियां पाई जाएंगी जो भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। बच्चों लार में अमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन में उसको ये पचाने में बहुत सहायता करता है। लार ग्रंथियां बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। पहला है कर्णमूल, इसे या तो पैरोटिड ग्रंथियां भी कहते हैं। ये कर्ण पल्लव के नीचे होती हैं, यानी कि कान के नीचे होती हैं, ठीक है, जबड़े के पीछे। ये संख्या में 2 होती हैं। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। अब ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी, तो आप बताओगे कर्णमूल। दूसरा है बच्चों अधोजीवा या सबलिंगुअल ग्रंथि। ये जीभ के नीचे स्थित सबसे छोटे आकार की ग्रंथि होती है। अधोजीवा, अधो मतलब नीचे और जीवा मतलब जीभ के, यानी कि जीभ के नीचे पाए जाने वाली जो लार ग्रंथि उसको क्या कहेंगे? अधोजीवा या फिर सबलिंगुअल कहेंगे। ये छोटे आकार की होती है। दूसरा है बच्चों अधोहनु, ठीक है, अधोहनु या सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहते हैं। ये निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती है। ये निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती है तथा ये सभी संख्या में 2 होती हैं। क्या होती हैं? 2 होती हैं,
ठीक, यानी कि ये जो नीचे वाला जो जबड़ा है आपका, उसके पीछे वाले भाग में ये स्थित होती हैं बच्चों। ठीक है। लार ग्रंथियों से अमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चों कि अमाइलेज का कार्य क्या है। तो अमाइलेज का कार्य है वो मंड को शर्करा में बदल देता है, ये एक एंजाइम है। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके लार ग्रंथियों से स्रावित होता है और मुख में लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, जो ग्रंथि है आपकी यकृत यानी लीवर, ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है जो उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। ठीक है, दाहिनी मतलब आपके हाथ के दाहिनी ओर स्थित होगा। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है। यहाँ से एक पित्त नली द्वारा ग्रहणी में पहुंच जाता है। ठीक, यानी क्या होता है, जो लीवर होता है, लीवर में जो क्या कहते हैं पित्त रस होता है, ये मतलब लीवर में इसका निर्माण होगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पित्ताशय में एकत्रित होगा। पित्ताशय मतलब गाल ब्लैडर में जा कर के ये जो पित्त रस है ये एकत्रित हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये पतली नली द्वारा यानी कि बाइल डक्ट के द्वारा, एक पाइप की जैसी नली है, वो जाकर के ग्रहणी में पहुँच जाती है। ठीक, अब वहाँ पे जाकर के फिर पाचन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं यकृत का कार्य। तो पित्त रस का स्त्रावण करता है कौन? यकृत करता है। पित्त रस आमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है। बच्चों, इमल्सीकरण क्या होता है? इमल्सीकरण का मतलब है, ये से समझिए, जैसे आपने क्या किया, एक तेल की बूंद ली, उसको आपने पानी में डाल दिया, तो ये तेल की बूंद जो है ऊपर तैरेगी। तो उसके बाद क्या करें कि जब आप उसको बहुत तेज हिला देंगे, हिलाने पे क्या होगा, यही जो बड़ी बूंद है छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं इमल्सीकरण। ठीक है। पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त रस हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, आपके जो शरीर में अगर पहुंच जाते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है। प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों का यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। अब प्रोटीन के पाचन में, प्रोटीन जब पचता है तो शरीर में क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। उससे क्या होता है, वो यूरिया में क्या कहते हैं यूरिया में बदल जाता है। और यूरिया क्या है बच्चों? मूत्र द्वारा ये शरीर के बाहर निकाल देता है। तो ये तो थे बच्चों यकृत का कार्य है। ठीक, अब देखेंगे अग्न्याशय, ये नेक्स्ट ग्रंथि है। इसको इंग्लिश में बच्चों पैनक्रियास कहते हैं। आमाशय के ठीक पीछे अग्न्याशय नाम की एक बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें अग्न्याशयिक रस तैयार होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये अग्न्याशय है तो इसमें जो रस बनेगा वो कौन सा होगा? अग्न्याशयिक रस होगा। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस को लेकर अग्न्याशयी नलिका ग्रहणी में पहुंचती, ग्रहणी में डियोडिनम में पहुंचेगी। इसमें दो विभिन्न प्रकार के ग्रंथिल ऊतक भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि दो तरीके के भाग होंगे ग्रंथि के रूप में। पहला होगा बच्चों बाह्यस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट, दूसरा होगा अंतःस्रावी भाग यानी कि एंडोक्राइन पार्ट। अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस ऑफ दुपिकाएं कहते हैं। ठीक है, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसके जो ग्रुप्स होते हैं कोशिकाओं के, उनको क्या कहेंगे? लैंगरहैंस ऑफ दुपिकाएं कहेंगे। या आप लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक, बहुत डिटेल में। तो बच्चों अब देख लेते हैं अग्न्याशय का कार्य क्या होता है। तो पहला कार्य है अग्न्याशयी रस का स्त्रावण करता है। इस रस में क्या पाया जाता है? कौन कौन से एंजाइम होते हैं? अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम किस में पाए जा रहे हैं? अग्न्याशयी रस में पाए जा रहे हैं। ठीक, दूसरा बच्चों जो कार्य है अग्न्याशय का यानी हार्मोन्स का स्त्रावण। हार्मोन्स का स्त्रावण बच्चों किस भाग से होगा? ये होगा अंतःस्रावी भाग से होगा, यानी एंडोक्राइन भाग से होगा, जो कि अग्न्याशय का भाग है। ठीक, अब जो हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होंगे अग्न्याशय से? तो इंसुलिन तथा ग्लूकागैन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। बच्चों जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है? आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को कम करता है। और जो ग्लूकागैन होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं आपके शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। अगर जरा सी भी डिस्टर्बेंस हो जाती है तो आपको बीमारी हो सकती है, जिसे कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ बच्चों आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। बच्चों किसी भी मतलब शब्द में या किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ग्रुप में डालें और पूछें और अपनी समस्या का निराकरण करें। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।